सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल हमारा गुरुकुल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी एक जी के जी एस की एक पीओक्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें लेक्चर 4 हो चुके हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आई होप आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो शानदार चल रही होगी। और आप लोगों को ना क्या करना पड़ेगा, जितना भी हम लोगों ने 4 लेक्चर में पढ़ा दिएगा आप लोगों को प्रॉपर उसका रिविज़न करना पड़ेगा। इसके अलावा मैथ्स के भी लेक्चर अपलोड होने लगे हैं और ट्राई करेंगे कि उस टाइम में रीजनिंग के लेक्चर भी अपलोड होने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो इसका आंसर होगा, वो हुआ था 18 मई 1974 में। इसका आंसर था 18 मई 1974। और इसका जो कोड था वो था लाफिंग बुद्धा, मतलब कि हंसता हुआ बुद्धा। लाफिंग LAF, लाफिंग बुद्धा। इसके अलावा एक और हुआ था, वो हुआ था 1998 में। तो 1998 में जो इसका कोड था वो था ऑपरेशन शक्ति। इसका जो कोड था वो था ऑपरेशन शक्ति। तो इस तरह से इन दोनों के मतलब क्वेश्चंस बनते हैं कि पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था। तो पहला हुआ था 18 मई 1974 को, जिसका कोड था ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा। और दूसरा हुआ था 1998 में, जिसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखो, इसमें जो गवर्नर जनरल वाला मतलब केस बनता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता माउंटबेटन। तो जितने भी गवर्नर जनरल के मतलब क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए वो एक ही जगह पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि सबसे पहले पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो इसका आंसर होता है रॉबर्ट क्लाइव। इसका आंसर क्या होता है, क्लाइव। फिर इसके अलावा दूसरा पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर बनता है वॉरेन हेस्टिंग। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था विलियम बेंटिक। इसके अलावा एक पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। वायसराय। तो जो इसका आंसर बनता है वो होता है कैनिंग। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का, यानी कि स्वतंत्रता के टाइम पे स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था। तो वो था माउंटबेटन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र भारतीय वायसराय कौन था। तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इनको एक दो बार रिवीजन करना तो याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अफ्रीका महाद्वीप में संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे। हुआ द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो यूएन है, तो यूएन की स्थापना कब हुई। तो यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो इसका आंसर क्या है, बुटुस घाली। एक कब से लगभग 1992 से 1996 तक हुए। और जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। वो कहाँ पे, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में भी एक और इसका जो वो बोला जाता है मैनहट्टन द्वीप। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इसमें ध्यान रखना कि ये जो देखो यूएन के ना कुछ, जैसे कि इसकी वो रहती है, जिसमें एक होता है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ में, हैग कहाँ आता है, नीदरलैंड में। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि 15 न्यायाधीश होते हैं, इनका 9 वर्ष का कार्यकाल रहता है। इसके अलावा इसमें और क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन से, तो इसको हम अगले लेक्चर में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा, कौशल, आज्ञा, काशी, बज्जी, ये सभी क्या थे। तो ये सभी क्या थे, महाजनपद। तो महाजनपद की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कहाँ से, बौद्ध ग्रंथ कौन सा था, अगुंतर निकाय। और एक था जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। एक जैन ग्रंथ कौन सा था, वो था भगवती सूत्र। इससे हमको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हमको देखना पड़ेगा कुछ इंपोर्टेंट महाजनपद कौन थे और जिनकी कैपिटल भी पूछी जाती है। जैसे कि सबसे पहले पूछा जाता है, एक था अंग। तो अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। एक था मगध, सबसे शक्तिशाली था
मगध की जो थी वो थी राजगृह, राजगृह भी थी। इसके अलावा फिर बाद में इसको पाटलिपुत्र बनाया गया। इसके अलावा एक था काशी, तो काशी की क्या थी, काशी की थी वाराणसी, काशी की क्या थी, वाराणसी। इसके अलावा एक आता है वत्स, इसके अलावा एक आता है वत्स, तो वत्स की क्या थी, कौशाम्बी, वत्स की क्या थी, कौशाम्बी। इसके अलावा एक आता है बज्जी, तो बज्जी की क्या थी, बज्जी की थी वैशाली, बज्जी की वैशाली। इसके अलावा एक आता है कौशल, तो कौशल की क्या थी, श्रावस्ती, कौशल की क्या थी, श्रावस्ती। इसके अलावा एक आता है अवंती, तो अवंती की क्या थी, उज्जैनी, अवंती की क्या थी, उज्जैनी। इसके अलावा इसको एक महिष्मती भी कहीं कहीं बोलते हैं। इसके अलावा एक आता है मल्ल, तो मल्ल की क्या थी, कुशीनगर, मल्ल की क्या थी, कुशीनगर। और इसके अलावा और आते हैं, जैसे कि एक आता है सूरसेन, तो सूरसेन की क्या थी, मथुरा। इनकी कैपिटल याद कर लेना क्योंकि इधर से क्वेश्चन बनने लगता है। सूरसेन की मथुरा, अब जैसे कुछ मैं बोल देता हूँ, जैसे गंधार की क्या थी, तक्षशिला। कौशाम्बी की होगी श्रावस्ती। इसके अलावा अस्मक की क्या थी, पोटा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इनमें से 2-4 के क्वेश्चन मतलब जो भी बनते हैं ना, इसकी कैपिटल से ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है। अब देखो बुक्स से हमें हमेशा से क्वेश्चन बनता है, यानी कि हु रोट द प्ले मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस यानी कि तुम्हारे जो ऑथर मतलब जो कि किताब वाला सेक्शन है, बुक्स वाला अपना टॉपिक है ना, इसमें हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर वो एंशियंट की बुक है, मिडाइम मॉडर्न है, फिर जो अभी ट्रेंड में चले यानी कि प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो देखो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, विशाख दत्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशाख दत्त। चलिए कुछ किताबों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एक है पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु शर्मा। इसके अलावा एक आती है रहला, रहला किताब किसने लिखी है, रहला लिखी है मोरक्को से आया था एमबीटी के टाइम पे, इब्न बतूता, इब्न बतूता। इसके अलावा एक पूछी जाती है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने, कौटिल्य या फिर कहीं चाणक्य मिल जाएगा। इसके अलावा एक पूछी जाती है गीत गोविंद, तो गीत गोविंद किसने लिखी है, तो गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने, गीत गोविंद किसने लिखी है, जयदेव ने। इसके अलावा जैसे कि मैं कुछ बोल दे रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा इसमें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि लिखने में थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि एक किताब आएगी 10 कुमार चरितम, तो वो किसने लिखी है, दांडी ने। इसके अलावा बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, अश्वघोष ने। एक आती है महाभारत, महाभारत किसने लिखी है, अपने वेद व्यास ने। एक आती है मृक्षकटिकम, मृक्षकटिकम किसने लिखी, शूद्रक ने। एक आता है नीति शतक, श्रृंगार शतक, यह लिखी भरतहरि ने। तो इस तरह से एक और कामसूत्र कर लेना है, जिसका बादशाह ने लिखी थी। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट कुछ लेक्चर में क्या करेंगे, जो लिखने वाला सेक्शन है इसको पीपीटी में कर देंगे, जिससे हमारा टाइम ज़्यादा मतलब कंज्यूम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अशोक के किस शिलालेख में कलिंग की अशोक की विजय का उल्लेख है। इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक इज द मेंशन ऑफ अशोक विक्ट्री ओवर कलिंग। देखो सबसे पहले क्या है कि जो अशोक था, अशोक, हाँ अशोक क्या था, मौर्य वंश का था। अशोक क्या था, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या है, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन है, अशोक। अशोक जो गद्दी पे बैठा था वो बैठा था 269 BC में। और ये भी बोला जाता है कि इसने अपने 100 भाइयों की हत्या करके अपनी गद्दी पे बैठा था। तो इसके क्या है टोटल, देखो जो कलिंग की जानकारी मिलती है वो हमें 13वें अभिलेख शिलालेख से मिलती है। तो कलिंग के जो क्या था, अशोक, अशोक, तो अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख की खोज किसने करी थी, खोज करी थी पेंथेलर ने। खोज किसने करी थी, टी पेंथेलर। और जो पढ़ा था वो पढ़ा किसने था, वो पढ़ा था प्रिंसिप ने, वो पढ़ा था प्रिंसिप ने। इसके बारे में जो कलिंग युद्ध था वो लड़ा गया था 261 BC में। किसके बीच में, अशोक के बीच में और खारवेल के बीच में। और खारवेल कहाँ के थे, खारवेल थे कलिंग, कलिंग मतलब उड़ीसा। तो इसमें क्या हुआ कि लाखों लोगों की मृत्यु। इसके बाद अशोक ने क्या किया था कि भेरी घोष, यानी भेरी घोष मतलब युद्ध नीति को उसने धम्म नीति में बदल दिया था। और उसके बाद वो अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने का अधिकार है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू ग्रांट पैरडन्स अंडर आर्टिकल्स 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। तो इसका आंसर होगा वो राज्यपाल। देखो, राज्यपाल को 161 के तहत और राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 72 के तहत ये क्या कर सकते हैं कि क्षमादान दे सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि मृत्यु दंड को क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। इन दोनों में केवल यही डिफरेंस है। इसके अलावा इसके अलावा मेन डिफरेंस यही है कि मृत्यु दंड को कर सकता है। इसके अलावा एक और है कि जो राष्ट्रपति है ना वो सैन्य मतलब कि मार्शल कोर्ट उस पर भी कुछ अपना मतलब रख सकता है, लेकिन राज्यपाल उस पर कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा राज्यपाल के लिए क्या होगा, इसके अलावा 153 एक आर्टिकल आता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और 154 में क्या आएगा, 154 में आएगा कि उसके पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन जिसको वेतन मिलेगा वो केवल एक ही राज्य से मिलेगा। आपको किस किस रेशियो में मिलेगा, किस राज्य से किस में, तो वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। जिसकी शपथ मिलेगी वो मिलेगी 159 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो सलाह के अनुसार अपने कार्य करेगी। Which articles of the Constitution of India provides that there shall be a council of ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। तो जो इसका आंसर है ना, इसका आंसर है वो 74 का 1 क्लॉज। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते रहते हैं। जैसे एक आर्टिकल था 78, तो 78 में क्या दिखाता है, 78 में दिखाएगा प्रधानमंत्री यानी कि पीएम के प्रेसिडेंट के लिए क्या कर्तव्य रहेंगे, यानी कि इनकी प्रेसिडेंट के लिए क्या ड्यूटी रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा कि भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा को रखा है। इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एजुकेशन प्लेस्ड। देखो, जो भारत की सूची यानी कि अनुसूची की बात कर रहा है, तो जो स्टार्टिंग में कितनी थी 8, प्रेजेंट टाइम में कितनी है 12। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। जो 10वीं जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 52 से। इसके अलावा जो 11वीं जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 73 से। इसके अलावा जो 12वीं जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 74 से। तो इस तरह से याद रख लेना। और जो शिक्षा है ना, शिक्षा को हमने किस में रखा है, समवर्ती सूची में रखा है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यानी कि इस जितनी भी मतलब शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा किसमें 7वीं सूची में दिया गया है। 7वीं सूची में 3 सूची मिलेगी हमें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सबसे पहले संघ सूची में टोटल कितने हैं विषय, 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं, इसमें लगभग 61 है। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में लगभग 52 है। तो इसका डाटा ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसको याद करके रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संदर्भ क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है इन टर्म्स ऑफ एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें हमसे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर बनेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को या तुम पॉपुलेशन बेस्ड देख लो या फिर एरिया बेस्ड देख लो, दोनों में ही छोटा है। यदि हम बात करें यूटी में यदि हम बात करें सबसे बड़ा एरिया में कौन है, लद्दाख। एरिया में कौन है, लद्दाख। लेकिन यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, दिल्ली। इसके अलावा यदि हम स्टेट में बात करें तो स्टेट में तुम्हारा एरिया में कौन आ जाएगा, एरिया में आ जाएगा राजस्थान। और यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में आ जाएगा यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा कि खारिस्तान को एक प्रसिद्ध तारामंडल जिस शाम के समय देखा जा सकता है, इस तारामंडल को द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इज अ फेमस कंस्टलेशन दैट कैन बी सीन इन द इवनिंग। दिस कंस्टलेशन इज ऑल्सो एज अ थंडर, मतलब इसको हम हंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक फैक्ट के रूप में इसका आंसर होता है ओरियन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद कर लेना, केवल ओरियन, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा, रात्रि समय में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो रात्रि समय में जो सबसे चमकीला ग्रह होता है वो होता है शुक्र। तो शुक्र क्या होता है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह हमारे तारामंडल नहीं बोलना चाहिए, हमारे सोलर सिस्टम यानी कि उसका सबसे गर्म ग्रह है। इसके अलावा इसको क्या होता है कि सांझ का या फिर भोर का तारा भी बोलते हैं। भोर का तारा, इसको क्या बोला जाता है, पृथ्वी का जुड़वा। इसके अलावा बुध और शुक्र कैसे ग्रह हैं जिसके पास कोई भी इनका उपग्रह नहीं है। हमारे पृथ्वी का एक है, मंगल के 2 हैं जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। बृहस्पति है तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमीड। इसके अलावा शनि का एक टाइटन है। तो इस तरह से इनको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़े होते हैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो देखो जिसको भी ओजोन का फॉर्मूला पता होगा वो इस क्वेश्चन को कर जाएगा। जैसे कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3। तो O3 में हमको कितने ऑक्सीजन का अणु दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहे हैं। तो ओजोन पता है कि किसमें ओजोन पाई जाती है समताप मंडल, समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो कोई एक काम करना, एक ट्राई करना कि जितने भी जैसे कम से कम 1 से 20 तक, मतलब कि जितना 1 से लगा के 20 तक इलेक्ट्रॉनिक जितना भी जिनका परमाणु क्रमांक का एटॉमिक नंबर है ना, उन तत्वों के नाम याद कर लेना। क्योंकि इससे सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्ट मतलब मोरली क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा टाइम वाले क्वेश्चन नहीं। तो देखो इसमें क्या आ रहा है टोटल, यानी कि 2, 8 और 10 यानी कि 17। ऐसा कौन सा परमाणु है या ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन में। हाइड्रोजन में कितना होता है 1, हीलियम में कितने होते हैं 2, कार्बन में कितना होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन में कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह से इसको याद कर लेना। और बाकी 10 एक काम करेंगे अगले एक आध सेशन में इसके हम 20 तक की एक टेबल दे देंगे जिससे आप लोग इसको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा कि लेड का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ लेड। तो आजकल इससे भी क्वेश्चंस बनते लगते हैं। तो लेड के लिए हम क्या बोलते हैं पीबी। जेड किसका होता है जिंक का। एफ किसका होता है आयरन का। एफ किसका होता है आयरन का। इसके अलावा एम एन क्या होता है मैग्नीज का, मैग्नीज। देखो एक होता है एम एन, एक होता है एम जी। तो एम जी क्या होता है मैग्नीशियम का, एम जी क्या होता है मैग्नीशियम। तो इस तरह से इनको याद कर लेना। तो इस तरह से आज हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोगों को सपोर्ट करके भी। हम लोगों का एक नया इनिशिएटिव है तो थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब डिमोटिवेशन आता है क्योंकि यदि सपोर्ट नहीं मिलता है। और यदि आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो हम क्या करेंगे कुछ टाइम के बाद यदि हम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट लाएंगे उसके अलावा हम क्या करेंगे सब्जेक्ट वाइज हम जैसे मान लो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके हम टॉप 50 क्वेश्चन करा के 10-12 लेक्चर वो करा देंगे। तो जिससे आप लोगों का हो जाएगा एनटीपीसी के लिए प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने हैं तो आप लोगों को पता होगा मैथ्स की भी पीओक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिससे आप लोग रिवीजन करें। और आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप देखो ये टाइम आ चुका है रिवीजन का और मॉक देने का। आप लोगों को क्या करना है कि कम से कम हफ्ते में 2 से 3 मॉक देना और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। इसके अलावा मेरे को लग रहा है जो एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम मोस्टली जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने की संभावना है। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।